हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं सेल डीड के बारे में। दोस्तों, सेल डीड को हिंदी में कहा जाता है विक्रीनामा या फिर बैनामा। दोस्तों, जब कोई एक व्यक्ति अपनी कोई संपत्ति, अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को सेल करता है, बेचता है, तो ऐसे में बेचने वाला व्यक्ति और खरीदने वाला व्यक्ति दोनों के बीच में एक कानूनी दस्तावेज, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है। दोस्तों, इस लीगल डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है सेल डीड या फिर विक्रीनामा या फिर बैनामा। दोस्तों, और ये जो सेल डीड है, इसके अंदर लिखा क्या रहता है? दोनों पार्टी, दोनों पक्ष, जो खरीदने वाला और जो बेचने वाला, दोनों पक्षों के बारे में इस सेल डीड में उनका नाम क्या है, वो कहां पे रहते हैं, ये सारी चीजें उस सेल डीड में लिखी जाती हैं। दोस्तों, साथ ही साथ प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शंस, मतलब कि प्रॉपर्टी के बारे में विस्तार में भी लिखा जाता है कि प्रॉपर्टी किस लोकेशन पर स्थित है, प्रॉपर्टी का क्षेत्रफल कितना है, कितने एरिया में वह प्रॉपर्टी फैली है, उसका मेजरमेंट, उसका लेंथ जो भी है, वह भी उस सेल डीड में लिखा जाता है। दोस्तों, दूसरी चीज, वह जो प्रॉपर्टी दोनों पक्षों के बीच में खरीदी और बेची जा रही है, उस प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी, उसका अमाउंट कितना है, और पैसा देने का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी पेमेंट का जो डिटेल्स है, वो सारी चीजें भी उस सेल डीड में लिखी रहती हैं। दूसरी चीज, जब वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड की जा रही है, तो उस प्रॉपर्टी में जो भी स्टैंप ड्यूटी या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन जो फीस लग रही है, वो भी उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसके बारे में मेंशन किया रहता है। दूसरी चीज, जब वो प्रॉपर्टी खरीदी बेची जा रही थी, तो उस वक्त उस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी विटनेस या फिर जो भी गवाह थे, उसके बारे में भी उस सेल डीड में लिखा रहता है। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जब दो पक्षों के बीच में किसी प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने की जब बात कही जाती है या फिर खरीदने बेचने का कोई भी लेन देन किया जाता है, तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का एक माध्यम होता है सेल डीड, विक्रीनामा और बैनामा। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, अब हम ये बात कर लेते हैं जरा कि जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति या फिर किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है और उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी की जो कीमत, जो वैल्यू है, यदि वह 100 रुपए के ऊपर है, 100 रुपीज के ऊपर है, तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी, उस संपत्ति को रजिस्टर्ड करवाना बहुत ही कंपलसरी और जरूरी होता है। दोस्तों, अब इसकी जो बात है कि रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, तो इसकी बात कहां कही गई है? दोस्तों, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, एक कानून है, दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। डियर फ्रेंड्स, इसके सेक्शन 54 में क्लियरली यह लिखा गया है कि यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदी या फिर बेची जा रही है और उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है, यदि वह 100 रुपए के ऊपर है, मोर देन 100 रुपीज है, तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी को सब रजिस्ट्रार के पास या फिर जो भी उसकी पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट होगी जहां पर इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, तो वहां पे उस दस्तावेज, उस सेल डीड को, उस विक्रीनामा को, बैनामा को जाकर रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी होता है। दोस्तों, एज पर दी लॉ, एज पर दी कानून। डियर फ्रेंड्स, एक और कानून है, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो इसके सेक्शन 17 के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी प्रॉपर्टी यदि आप बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट और राइट्स है, वो किसी दूसरे पार्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ऐसे में राइट्स और इंटरेस्ट जब ट्रांसफर किए जाते हैं, तो वैसे में उस प्रॉपर्टी को भी रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है, डियर फ्रेंड्स, एज पर दी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के द्वारा। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, अब एक हम बात कर लेते हैं जरा कि समझो कि एक व्यक्ति है जिसने की प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद नियम कानून के हिसाब से, ठीक है, जो भी कानून में लिखा गया था कि भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज के ऊपर है और आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का राइट्स और इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी, ठीक है। तो व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीद ली और उस प्रॉपर्टी को व्यक्ति ने जाकर क्या किया, सब रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्टर्ड भी करवा लिया। दोस्तों, ठीक है, तो जो सेल डीड था, उस सेल डीड को कानून के मुताबिक एज पर दी लॉ उस सेल डीड को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवा दिया गया, ठीक है। अब ऐसे में हुआ क्या, जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा, संपत्ति को खरीदा था, आगे चलकर यह प्रॉपर्टी, यह संपत्ति निकल गई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। दैट मींस कि इस प्रॉपर्टी का जो मामला है, वह कोर्ट में चला गया, ठीक है। मतलब कि इस प्रॉपर्टी को लेकर, एक मालिकाना हक को लेकर एक डिस्प्यूट कोर्ट में चला गया, ठीक है। और वहां पर एक व्यक्ति यह कहता है कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने तो इस प्रॉपर्टी को इनको बेचा नहीं है। अब जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदा था, जब वह व्यक्ति कोर्ट में पहुंचता और वह यह कहता है कि सर, मैंने ये प्रॉपर्टी बकायदा, ठीक है, नियम कानून के हिसाब से मैंने जब यह प्रॉपर्टी खरीदी, तो इसका मैंने सेल डीड भी बनाया और सेल डीड को मैंने रजिस्टर्ड भी करवाया, ठीक है। ये मेरे पास, ये जो सेल डीड मेरे पास है, ठीक है, तो मेरा इसके ऊपर मालिकाना हक है और इस सेल डीड के ऊपर बकायदा मेरा नाम लिखा है, ठीक है। और इसकी जो भी फीस बनती थी, इसकी जो भी स्टैंप ड्यूटी या फिर जो भी इसकी रजिस्ट्रेशन फीस बनती थी, प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करने का जो भी नियम कानून था, उसको फॉलो करते हुए मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है। मेरे पास ये सेल डीड है, ठीक है, मैं इसका मालिक हूं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, क्या कोर्ट उस व्यक्ति को उस सेल डीड के आधार पर, उस सेल डीड के बेसिस पर जो कोर्ट है, उस व्यक्ति को क्या मालिकाना हक दे देगी? दोस्तों, क्या उसको उस प्रॉपर्टी का मालिक बना देगी? दोस्तों, क्या वह व्यक्ति जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी सिर्फ सेल डीड के बेसिस पर, सेल डीड के आधार पर, तो क्या वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी, उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा? दोस्तों, सो डियर फ्रेंड्स, ऐसा कतई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
तो सिर्फ सेल डीड के आधार पर, सेल डीड के बेसिस पर एक व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी संपत्ति का मालिक, ओनर नहीं बन सकता है दोस्तों। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ऐसी बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके अंदर माननीय ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्लियरली यह कह दिया है कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ सेल डीड के बेसिस पर प्रॉपर्टी खरीदता है और वो ये कहता है कि यह प्रॉपर्टी का मालिक अब मैं बन गया हूं, तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स सिर्फ सेल डीड के बेसिस पर मालिकाना हक को साबित करना, ओनरशिप को प्रूफ करना, यह पूरी तरीके से सही और अपने आप में एक परिपूर्ण, एक बोलते ना, एक एविडेंस, एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं हो सकता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ऐसा भी कई बार देखा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी संपत्ति का मालिक नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति सेल डीड को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो लीगल दस्तावेज को बना देता है, साइन कर देता है और वो ये कहता है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं, और वास्तव में सच्चाई में वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी संपत्ति का मालिक नहीं है दोस्तों। उसने तो धोखाधड़ी 420 फ्रॉड के जरिए उस व्यक्ति को क्या किया, बोलो, प्रॉपर्टी को बेचा है, प्रॉपर्टी का हस्तांतरण, ट्रांसफर किया दोस्तों, और उस प्रॉपर्टी का जो मूल मालिक है वह तो कोई और है। तो कहीं ना कहीं आजकल या फिर बहुत पहले से ये सारी चीजें होती आ रही हैं कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि संपत्ति, प्रॉपर्टी के मूल मालिक नहीं होते हुए भी वे व्यक्ति लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी संपत्ति को बेचते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं और बाकायदा कानून के हिसाब से उस सेल डीड को एग्जीक्यूट भी करवाते हैं, सेल डीड को साइन भी करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ये कर रहा है वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी, उस संपत्ति का मूल मालिक नहीं रहता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यदि कोई व्यक्ति, कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति सिर्फ सेल डीड के बेसिस पर, सिर्फ बैनामा के आधार पर यदि कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वह व्यक्ति आगे चलकर दिक्कत और प्रॉब्लम में आ सकता है। कब? जब यह प्रॉपर्टी, यह संपत्ति कोर्ट में जाती है, इस पे कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, इस पे कोई इश्यूज अराइज होता है मालिकाना हक को लेकर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खरीदने वाला व्यक्ति प्रॉब्लम में, दिक्कत में आ सकता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सेल डीड यह मालिकाना हक को साबित नहीं करता है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं दोस्तों। तो आइए डियर फ्रेंड्स, पहला जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का वह था सावित्री बाई एंड अनदर वर्सेस सावित्री बाई दोस्तों। तो इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सेल डीड executed by the person not being an owner of the property in the plaintiff's favor would not entitle the plaintiffs to claim the ownership and possession over the property दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, वह प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है और वह व्यक्ति सेल डीड को एग्जीक्यूट कर देता है, तो सिर्फ इस सेल डीड के एग्जीक्यूशन के बेसिस पर जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है, जो प्लेंटिफ है, वह व्यक्ति उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी के ऊपर मालिकाना हक के लिए दावा नहीं कर सकता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन पाने के लिए दावा नहीं कर सकता है दोस्तों। तो एक ऐसा व्यक्ति जो उस संपत्ति, प्रॉपर्टी का मालिक है ही नहीं, फिर भी वह व्यक्ति सेल डीड को एग्जीक्यूट कर देता है, सेल डीड के ऊपर साइन कर देता है और कहता है कि मैंने यह प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफर कर दी, अब ये मालिक बन गए, लेकिन जो ट्रांसफर कर रहा है वह तो खुद ही उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी का मूल मालिक, रियल ओनर है ही नहीं। तो ऐसे में जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है वह उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी के ऊपर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है, उसके पोजीशन को प्राप्त करने के लिए कोई भी दावा नहीं कर सकता है दोस्तों। तो यह जो मामला था, यह मामला था दोस्तों सावित्री बाई एंड अनदर वर्सेस सावित्री बाई। और यह जो जजमेंट, इस केस का जो जजमेंट जो आया था, ठीक है, जो इस केस का जो जजमेंट आया था दोस्तों, वह आया था 29 फरवरी 2024, जो कि एक लेटेस्ट जजमेंट है सेल डीड के ऊपर कि भैया सेल डीड की मान्यता अब नहीं रही दोस्तों। फ्रेंड्स, अब एक और दूसरा एक लेटेस्ट एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि है आर.के. मोहम्मद उबैदुल्ला एंड अदर्स वर्सेस हाजी सी अब्दुल वहब डी एंड अदर्स। ठीक है, यह जो मामला था दोस्तों, इस मामला का जो जजमेंट था, जो इस मामले की जो जजमेंट आई थी 18 जुलाई 2000 को दोस्तों। तो इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जरा देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट अ रजिस्टर्ड सेल डीड सर्व एज एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन बट डज नॉट गारंटी दैट द सेलर हैड द राइट टू सेल दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह क्लियर कर दिया कि यदि कोई डीड रजिस्टर्ड कर दी गई है तो वह रजिस्टर्ड डीड सिर्फ ट्रांजैक्शन का एविडेंस हो सकता है, लेकिन डियर फ्रेंड्स, वह जो सेलर है उसको यह राइट्स नहीं है कि वह उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे, उस प्रॉपर्टी को सेल करे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ऐसे एक और मामला है हरदेस ओरिस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेसर्स हेडे एंड कंपनी। यह जो मामला था, इसका जो जजमेंट आया था वह आया था 15 मई 2007 को।
तो इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि The Supreme Court held that a cell deed registration does not automatically make it a conclusive document proving ownership. The court emphasized that the need for the examining the title deed chain to establish clear and marketable ownership. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेल डीड को रजिस्टर्ड कर देना इसका मतलब यह नहीं है कि सेल डीड रजिस्टर्ड हो गया दैट मींस कि ऑटोमेटिकली ओनरशिप ट्रांसफर हो गई और खरीदने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक बन गया दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि ऐसा कोई मामला यदि कोर्ट में आता है तो जो भी प्रिसाइडिंग जो भी जजेस होंगे उनको उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी चैन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जरूर देखना चाहिए। व्हाट इज चैन डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों? जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसने किससे खरीदा, जो प्रॉपर्टी व्यक्ति बेच रहा है उसने किससे खरीदा, फिर उसको कहां से आया, फिर उसको कहां से आया, तो कहीं ना कहीं चैन बन जाती है डियर फ्रेंड्स। तो उस चैन डिस्ट्रीब्यूशन को भी वेरीफाई करना, चेक करना जरूरी होता है जिससे कि क्लियर होगा कि इस प्रॉपर्टी का एग्जैक्टली रियल ओनर कौन है और यह प्रॉपर्टी इस बेचने वाले व्यक्ति के पास से कहां से ट्रांसफर होके आई है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदता है और उस सेल डीड के अंदर बहुत सारी बातें लिख दी जाती है। इसी उदाहरण के तौर पर उस सेल डीड के अंदर यह लिख दिया जाता है कि फला फला यह जो प्रॉपर्टी है यह प्रॉपर्टी इस प्रकार इस टाइप की प्रॉपर्टी है, यह इस प्रकार की जमीन है, इस कैटेगरी का यह लैंड है, ठीक है, यह प्रॉपर्टी तो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी तो नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। सो डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी की जो कैटेगरी है वह सेल डीड से प्रूव नहीं की जा सकती है। और प्रॉपर्टी किस प्रकार की प्रॉपर्टी है वह तो हमें जो पर्टिकुलर जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगी वहां से हमें पता चलेगा। तो उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस तहसील में प्रॉपर्टी किस प्रकार की है वहां से जब हम उस जमीन उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी रिकॉर्ड्स होंगे यदि जब हम उसको निकालेंगे तो वहां से हमें क्लियरली पता चलेगा कि यह जो जमीन यह जो प्रॉपर्टी है वो पर्टिकुलर किस कैटेगरी की प्रॉपर्टी है। क्या यह एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यह जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी है, किस टाइप की प्रॉपर्टी, यह हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही पता चलेगा दोस्तों। तो जब हम वहां पे कलेक्टर के पास या फिर तहसीलदार के पास जब हम एप्लीकेशंस लगाएंगे तो वहां से हमें जो भी लैंड रिकॉर्ड्स से रिलेटेड जो भी पेपर्स होंगे जब हमें वहां से मिलेगा तो ही हमें पता चल सकता है दोस्तों। यदि आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं तो एक डॉक्यूमेंट्स होता है 7/12 का उतारा, दैट मींस कि 7/12 का एक्सट्रैक्ट। यदि आप यह पेपर लेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी किस कैटेगरी किस टाइप की है दोस्तों। दूसरी चीज, कई बार तो सेल डीड में यह भी लिख दिया जाता है कि यह जो प्रॉपर्टी यह प्रॉपर्टी एनकम्बरेंस फ्री है, मतलब कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी लिटिगेशंस नहीं है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी लोन नहीं लिया गया, यह प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, सिर्फ डीड के अंदर यह लिख देने से कि यह प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड फ्री प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर लोन नहीं लिया गया, यह प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेज नहीं रखी गई है, तो सेल डीड से यह चीज कतई क्लियर नहीं होती है दोस्तों। ऐसे में डियर फ्रेंड्स आपको उस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जाना चाहिए और वहां पे आपको एक एप्लीकेशन देना चाहिए आपको एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों। तो जो भी नॉमिनल फीस बनती है वहां पे आपको पे करके आप एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिससे कि आपको यह क्लियर पड़ जाए, जिससे कि आपको यह क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि यह जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन नहीं है, यह प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं है, इस प्रॉपर्टी ये जो प्रॉपर्टी कहीं ये प्रॉपर्टी कहीं मॉर्गेज पे तो नहीं रखी गई है। तो एनकम्बरेंस दैट मींस कि लीगल से संबंधित जो भी आपको इंफॉर्मेशन रहेगा आपको उस एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट से आपको दोस्तों मालूम पड़ जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो सेल डीड है यह सेल डीड सिर्फ ये बताता है कि बेचने वाले व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेची है, खरीदने वाले व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है और खरीदने वाले व्यक्ति ने बेचने वाले व्यक्ति को इतना इतना पैसा दिया है, ये दो पार्टी है, यह संपत्ति है, यह प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी संपत्ति को लेकर खरीद और बिक्री का एक लेन देन किया गया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो सेल डीड है यह सेल डीड सिर्फ ट्रांजैक्शंस को दर्शाता है, लेन देन को दर्शाता है दोस्तों, यह मालिकाना हक ओनरशिप को प्रूव नहीं करता है दोस्तों। तो यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ सेल डीड के बेसिस पर प्रॉपर्टी संपत्ति मत खरीदिए, उससे संबंधित उससे कनेक्टेड यदि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको कहीं ना कहीं आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जाना चाहिए, तहसील ऑफिस में आपको जाना चाहिए और उस प्रॉपर्टी संबंधित उस प्रॉपर्टी और उस संपत्ति से संबंधित जो भी अन्य जो दस्तावेज होते हैं जैसे कि लैंड रिकॉर्ड्स के पेपर्स हो गए, आपके 7/12 के एक्सट्रैक्ट हो गए, आपके खसरा खतौनी हो गया आपका, ठीक है। तो ये लैंड रिकॉर्ड से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको आपको निकालकर आपको वेरीफाई करना चाहिए, उसके बाद ही आपको प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से मेरा यह वीडियो यहां पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। और
यदि मन में कोई डाउट्स है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, इसका मैं आपको जरूर जवाब दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों ने इतना समय दिया।